हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHDS 183 के सॉल्व असाइनमेंट PDF के बारे में। तो इससे पहले मैंने BHDS 183 का सॉल्व PDF अपलोड किया था, जिसमें एक दो क्वेश्चन अपडेट नहीं हुए थे, लेकिन ये जो PDF है इसमें सारे क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल अपडेट है, पूरा कंप्लीट है। तो इस PDF को देख के आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इस PDF से अगर कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आता है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके PDF ले सकते हैं या नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8447410183। तो आप लोग इसका क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और यही सेम क्वेश्चन है, खंड क में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। अनुवाद के महत्व और स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त कीजिए अथवा अनुवाद की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको कि 3 भागों में बांटा गया है, खंड क, ख और ग। तो पूरा वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मैं हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ, सारे असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा असाइनमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो बता दूँ, आपको A4 शीट में असाइनमेंट बनाने होते हैं और इसको आपको सबमिट करना होगा जिस भी रीजनल सेंटर में ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन, और काफ़ी में हार्ड कॉपी जमा करते हैं तो आप कर सकते हैं फ्रंट पेज को ऐड करके, क्वेश्चन पेपर को ऐड करके। ठीक है, और फ्रंट पेज और क्वेश्चन पेपर कैसे करते हैं वो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं अब। तो इसमें देखिए, खंड क, ख, ग दिया हुआ है। खंड क में 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 आपको करने हैं कंपलसरी और ये 40 मार्क्स के हैं। खंड ख में भी टोटल 4 क्वेश्चन है, 500 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है। क्वेश्चन है, अनुवाद के विविध साधनों का प्रकाश डालिए। साहित्य अनुवाद के अर्थ और प्रकाश को स्पष्ट कीजिए। साहित्य अनुवाद का क्या महत्व है। पद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 40 मार्क्स का है, 500 शब्दों में लिखना है। उसके बाद है खंड ग, जिसमें है 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है, 200 शब्दों में देना है। क्वेश्चन है 7वां, प्रशासनिक भाषा के वैशिष्ट का वर्णन कीजिए। प्रशासनिक अनुवाद की मूलभूत अपेक्षा क्या है। परिभाषिक शब्दावली के अभिलक्षण पर टिप्पणी कीजिए। परिभाषिक शब्दावली निर्माण के तकनीक पर प्रकाश डालिए। टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें। चलिए अब हम आपको इसका आंसर दिखाते हैं। खंड क से स्टार्ट करते हैं। ये 2021-22 का असाइनमेंट है, ठीक है। अनुवाद सिद्धांत और परिविधि ये है, और इसमें देख लीजिए, सबसे पहले जो आंसर है, अनुवाद के महत्व और स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसके ऊपर पूरा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये 800 शब्दों में लिखा हुआ है, 800 शब्द आपको पूरे लिखने हैं कम से कम, तभी आपके इसमें पूरे मार्क्स आएंगे। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी बना सकते हैं। विश्व की सभ्यता और संस्कृति के विकास के अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। विभिन्न समुदायों और संस्कृति को जानने तथा समझने के लिए अनुवाद को महत्व बनाना हमारी नियति रूप है। यूनान, मिस्र और चीन आदि प्राचीन सभ्यताओं के भारत का संघनिष्ठ संबंध रहा है और इस संबंध के अनुवाद की विशेष क्षमता रही है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समूचे एशिया के अनुवाद की जीवंत परंपरा का परिणाम है। विश्व भर में गीता तथा उपनिषद के ज्ञान का अनुवाद अपने ढंग से किया जाता है। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में हुआ। पाचन तंत्र के लघु संग्रहों का अनुवाद अरबी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में हुआ। इसे साहित्य अनुवाद के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों की साहित्य तथा सांस्कृतिक निधियों का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, शिक्षा और अनुवाद, पर्यटन और अनुवाद, और प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। इस 3 पॉइंट पे लिखा हुआ है, जैसे एक मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वैसे तो शिक्षा के अनुवाद की आवश्यकता सर्वत्र होती है उन समाजों में भी जहाँ बहुभाषिकता का अधिक विस्तार नहीं है और शिक्षा एक ही भाषा में माध्यम में दी जाती है। लेकिन जो समाज भारत जैसा बहुभाषिक है उसे शिक्षा का माध्यम यहाँ की सभी प्रमुख भाषा होती है। इसे दृष्टि के भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुभाषिक समाज है। अनुवाद का शिक्षा से क्षेत्र में अधिक महत्व विश्व भर में उपलब्ध ज्ञान और शोध को शिक्षार्थियों तक पहुंचाता है। आज बेहद आवश्यक अनुवाद के माध्यम से ही शिक्षार्थियों को नवीनतम सरकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। विद्यालयों में भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी व विश्व की अनेक भाषा भी
पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, शिक्षा और अनुवाद। उसके बाद है पर्यटन और अनुवाद। पर्यटन अनुवाद का तात्पर्य है कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में घूमने फिरने के पर्यटकों की सुविधा के लिए मातृभाषा उपलब्ध कराई जाती है। दुनिया भर में जिज्ञासु लोग विभिन्न तरह के पर्यटक जानकारी लगभग संपूर्ण भाषाओं में दी जाती है। ठीक है, इसका यही कहने का मतलब कि अलग अलग भाषा में पर्यटक आते हैं, उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद है प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भारत में विभिन्न प्रदेशों में राज्यसभा में अनेक क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की जाती है। किए जाने के बावजूद प्रावधान है कि जब सभी क्षेत्रीय में हिंदी लागू नहीं है तो अंग्रेजी सह राज्यसभा के रूप में उपयोगी में लाई जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज प्रशासनिक स्तर पर द्विभाषा की स्थिति बनी हुई है, मतलब दो भाषा बोली जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, उसके बाद अनुवाद का व्यापक संदर्भ यही है कि प्रतीक के विज्ञान की मूलभूत इकाई माना जाता है। पीरियस के मतानुसार प्रतीक वह वस्तु है जो कि के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद अंतर्भाषिक अनुवाद, आंतरभाषिक अनुवाद, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। ठीक है, ये ये 3 चीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर चल रहा है क्योंकि 800 शब्दों में, तो इसी को एक्सप्लेन किया गया है। अंतर्भाषिक अनुवाद के तात्पर्य है कि पाठ को उसी भाषा में प्रतीत करना। ठीक है, उसकी जो भी जटिल संस्कृति में लिखे गए काव्य को सरल टीकाओं में प्रस्तुत करना। उसके बाद है अंतर्भाषिक अनुवाद, एक भाषा में प्रतीक को दूसरी भाषा में बदलना। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर ट्रांसलेशन करना, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। उसके बाद है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। इसमें यह होता है कि दो भाषा इकाई से दो लक्ष्य पाठ भाषिक न होकर भाषितर होता है, जैसे कि फिल्म, नाटक या धारावाहिक के रूप में इसको पेश करते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, इसको आप देख के लिख लीजिए सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद है अनुवाद का सीमित संदर्भ। अनुवाद का ये दिया हुआ है, भाषिक क्रिया मानता है अर्थात भाषा को अनुवाद में बांटा गया है। ये पाठधर्मी अनुवाद, प्रभावधर्मी अनुवाद, ये 2 अंतर दिए गए हैं, तो इसको आप देख लो। और यहाँ पे अथवा का भी आंसर दे रखा है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, अनुवाद की चुनौतियों का प्रकाश डालिए, ये यहाँ पे भी इसका आंसर दिया हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं स्लो कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको आराम से बना लीजिए, या फिर अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे PDF ले सकते हैं। PDF की ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 30-40 रुपये कॉस्ट होती है। सारे असाइनमेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, या किसी को असाइनमेंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी हमसे बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, अनुवाद में प्रकार को संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है शब्द प्रति शब्द अनुवाद। ठीक है, साहित्य अनुवाद। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक एग्जांपल है, राहुल इज़ गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है, 2 भाषा में। ठीक है, साहित्य अनुवाद भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप PDF में ले लीजिए हमसे। ठीक है, इसी का सारा अभी छाया अनुवाद, ये सब जो है, रूपांतरण, अनुसृजन अथवा पुनर्सृजन, टीकानुवाद, सारानुवाद, इन सबको एक्सप्लेन किया गया है इसमें। आंसू अनुवाद, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पुनर्वाद, लिप्यंकन, लिप्यंतरण। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले लिपि को चिन्हित भाषाओं में सैनिक इकाइयों में परिवर्तन किया जाता है, जैसे R बराबर S, SH बराबर S, ये सब आपको एक्सप्लेन किया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद एक अथवा वाला क्वेश्चन भी है, ये या ये आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार में चर्चा की गई है, प्रासंगिक, साहित्य और अनुवाद। ठीक है, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी बैंक, असरकारी बैंक, समुद्र कार्यालय, आयोग समिति, सहकारी बैंक, आने वाले विभाजित राज्यसभा अधिनियम 1963 की धारा के अनुसार निम्नलिखित के लिए हिंदी दोनों भाषा में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। क ख ग है लिखा हुआ है, केंद्र सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा उसकी ओर से केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में नियंत्रण के किसी नियम की कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित
संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञापत्रों सूचनाओं पर निविदा प्रारूप के लिए। ठीक है, ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए सारा कुछ। उसके बाद है प्रासंगिक साहित्य की भाषा। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जैसे दिस में प्लीज़ बी अप्रूव, कृपया इसका अनुमोद करें। मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, विषय विचारणीय है। शुड बी गिव टॉप प्रायोरिटी, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पेमेंट, भुगतान के लिए स्वीकृत। तो ये हिंदी इंग्लिश दो भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ आएगा। बैंकिंग और अनुवाद, बैंकिंग और अनुवाद में यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि बैंक जो है पूंजी वगैरह लेन देन जो करती है उसको लेके, ठीक है, फॉर्म वॉर्म भरवाती है। अंग्रेजी में भी तैयार किया जाता है, हिंदी में भी। इस दो तरह का होता है, ठीक है ना। ये जनभाषा के स्तर पर, राजभाषा के स्तर पर ये सारी चीज़ इसमें दी गई है। विधि साहित्य और अनुवाद, भारत में अपने संविधान के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शासन प्रशासन और विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के लिए भाषा योजना संकल्पना रखी। भाषा योजना के कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, वो चरण भी बता देता हूँ। उसके प्रयोजनों के लिए भारत में सिफारिश करेगा। 1955 में राज्यसभा आयोग का गठन किया गया है। इसके रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि विधि के क्षेत्र में हिंदी के समान रूप के काम करने के लिए 2 कार्य महत्वपूर्ण है: विविध शताब्दी का विकास और समस्त अधिनियमों के का हिंदी में पूर्ण अधिनियम। ठीक है, इसको अधिनियम 1960 में विशेषज्ञों द्वारा ये तदनुसार 1961 में राज्यसभा में आयोग की स्थापना की। आयोग से यह निर्णय लिया गया कि विधि शताब्दी की तैयारी को हिंदी में अधिनियमों के संदर्भ में पुनः कार्य में अलग किया जाए। इस प्रकार से मानव विधि शताब्दी का निर्माण अधिनियमों का अनुवाद साथ साथ चलता रहे। ठीक है, इसके बाद लिखा है मीडिया और अनुवाद। वर्तमान काल में मीडिया एक तकनीकी विकास है। मीडिया से आप जानते हैं क्या क्या मीडिया होता है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी आ चुके हैं। ठीक है, फिल्मी हस्तियाँ आदि, ये सारी चीज़ जो ऐड वगैरह करते हैं, सारा कुछ मीडिया से ही चलता है। राजनीति, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, बाजार, ए टू जेड जितना भी है मीडिया से चलता है। तो इसलिए शताब्दी का यह कोर्स मीडिया के विस्तृत दायरे में देखकर काफ़ी नहीं है। सार्वजनिक साहित्य और अनुवाद, इसका ये है कि जैसे कि कहानी, कविता, नाटक, गीत नाटक आदि ये सब इसमें पाए जाते हैं। भाषा में लिखे काव्य का लक्षण भाषा के रूपांतरण काव्यानुवाद कहलाता है। यह आवश्यकतानुसार गद्य एवं पद के अनुवाद से अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कविता के अनुवाद के अर्थ, आशय, शब्द योजना, छंद, लय, संस्कृत काव्य, ठीक है, इस सारी चीज़ में दी है। उसके बाद कथा साहित्य का अनुवाद। कथा साहित्य का अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद दिया गया है नाट्य अनुवाद। नाट्य अनुवाद तो जानते ही होंगे आप, ये मंच पे जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं। उसके बाद खंड ख पे आ जाते हैं। खंड ख खत्म हो गया। 800 वर्ड के 4 हमने कर दिए हैं, 2 ही करने थे, उसमें से आप कोई भी 2 कर सकते हैं। अब खंड ख में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में आपको देने हैं। तो 500 शब्दों में देने हैं। अनुवाद के विविध साधनों का प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसे अनुवाद का दुसाध्य कार्य कहा गया है। अनुवाद के निश्चित विधान मानने वाले दृष्टि अनुवादों से अपेक्षा रखती है कि साहित्यकारों की सर्जनात्मक प्रतिभा, वैज्ञानिक के तर्क शक्ति तथा विकल्प दक्षता आदि गुण होना आवश्यक है। इसको एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोर्स की परिभाषा दी गई है। भारतीय कोर्स, भाषांतर कोर्स। ठीक है, उसके बाद नीचे दी गई है एक आभासी कोर्स, द्विभाषी कोर्स, ये सब दिया हुआ है। तो इसको आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको आप देख के लिख लेना। उसके बाद आते हैं थीसारॉस, मुहावरा लोकप्रिय कोश। इसमें मुहावरा तथा लोकप्रियता, समाज, संस्कृति तथा परंपराओं के साथ भाषा के अंतर्गुफन की परिचालक अनुवाद को अनुवाद तथा विशेष तौर पर सर्वजनिक साहित्य के अनुवाद के दौरान अनेक प्रकार की भाषागत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाषा में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा के रचनात्मक की पकड़ की ओर संकेत करता है। वही इसका सही अनुवाद भाषा पर अनुवादक
की सही पकड़ की द्योतक है। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ का अनुवाद अपने आप में एक जटिल कार्य है, जिसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न भाषाओं के मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ कोशों का निर्माण किया जाता है। मुहावरे तथा लोकोक्ति का अनुवाद करते हुए अनुवादक को बेहद सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। भाषा का लाक्षणिक तथा व्यंग्यात्मक प्रयोग होने के कारण इसका अनुवाद भी अधिकारक नहीं हो सकता है। इसके बाद इसमें विश्वकोश, विषय कोश तथा साहित्य कोश को एक्सप्लेन किया गया है। ये भी आप पढ़ लेना और इसको लिख लेना। विश्वकोश, उसके बाद इसमें देखो तीनों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें विश्वकोश में जो है, इसमें धर्म, संस्कृत, दर्शन, कला, इतिहास, भूगोल आदि की विस्तृत की जानकारी दी जाती है। ठीक है। उसके बाद विषय कोश में आपको जैसे काल युग अवधारणा, सॉरी इसमें तो ये आएगा, विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। विषय कोश के अंतर्गत किसी शब्द का विशेष जो अर्थ होता है, इसका विस्तृत जानकारी मिलती है। भाषा, दर्शन, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के कोश उस विषय के गहन अध्ययन में बहुत सहायक है। ये था विषय कोश। अब है साहित्य कोश। जिस प्रकार विश्व कोश किसी क्षेत्र में गहन अध्ययन हेतु उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवाता है, उसी तरह के साहित्य कोश के क्षेत्र में विभिन्न कालों, युगों, अवधारणाओं, पर्वतीय प्रयोगों, महत्वपूर्ण रचनात्मक आदि के विषय में गहन करने के लिए देर नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समाज के साहित्य और साहित्यालोचन में नई अवधारणाओं की शुरुआत हुई, जिसमें समय समय अन्य भाषाओं के साहित्य में भी अपना लिया है। साहित्य अनुवाद करते समय अनुवादक के अपेक्षित है कि उन्हें इन विभिन्न अवधारणाओं के विषय में समुचित जानकारी हो। ऐसी स्थिति में साहित्य कोश अनुवाद के सहायक हो सकते हैं। साहित्य अनुवाद के अर्थ और प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो ये चौथा क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो में अभी तक है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है किसी भी पीडीएफ को बनाने में और आप लोग तक पहुंचाने में, तो सपोर्ट कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं इस तरीके से अपडेट आपको देता रहूं। आई होप करूँगा कि आप लोगों की क्लासेस भी मैं टीचरों से लगवाऊं या खुद भी देखता हूं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में साहित्य अनुवाद के अर्थ और प्रकार को स्पष्ट कीजिए। ये स्पष्ट किया गया हुआ है। अनुवाद, ये भाषा के लिखित साहित्य का लक्षण। भाषा में अनुवाद करने को साहित्य अनुवाद कहते हैं। साहित्यों की विविधता में कविता, लघुकथा, कहानी, उपन्यास, सांख्यिकी, नाटक, डायरी, रिपोर्ट, जीवनी, आत्मसमर्पण, ये सारा कुछ इसमें होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य अनुवाद वास्तव में संभव नहीं है, तो ये पूरा आप लिख लेना। काफ़ी अच्छे इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये पूरा देख लीजिए। इसमें यही सब एक्सप्लेन किया गया है। साहित्य की कथा और कथेतर विधाओं के रचित साहित्य को भी प्रकाश में संबोधित किया जा सकता है। ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है, इसको वर्णन किया गया है एक एक चीज़। उसके बारे में नेक्स्ट साहित्यवाद, साहित्यिक अनुपात का क्या महत्व है। इसके महत्व यहाँ पे दिए गए हैं। प्रांतीय भाषाओं में रचित साहित्य को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी मिले हैं। इसके भाषा की सामग्री में एकाधिक भाषाओं के पाठक लाभान्वित होते ही साहित्य की महत्ता विभिन्न संदर्भ के लिए हुए हैं। इसे निम्न प्रकार के से समझा जा सकता है। राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता और पल्लवन में साहित्य अनुवाद की सार्थक भूमिका। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न भाषाओं में व्यापक अनेकताओं में बीच प्रवाहित एकता की धारा की समझ के विकास में अनुवाद की सर्वाधिक उपदेयता है। साहित्य अनुवाद भारत जनमानस से एकता और समानता की उच्च भावना का संचार करता है। भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य की परंपरा तथा तथ्य का उद्घाटन करती है कि सभी भाषाओं में मूलतः भावात्मक एकता ही है। उत्तर भारत में जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने मराठी में एकनाथ आदि के राम काव्य की रचना की, त्रिगुण ब्रह्मा की उपासना की, हिंदी में कबीर, पंजाबी के नानक वेद, मराठी में ज्ञानेश्वर और कश्मीर में लल्ल सेवरी सिंघी के सामी और तेलुगु में वेमना में ने जमन सांड को संदेश दिया।
ठीक है। ये पूरा चीज़ कालिदास जी ने क्या किया, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, कबीरदास जी ने, प्रेमचंद्र जी ने, इन सब ने जो भी चीज़ इसमें लिखा है सारा चीज़ एक्सप्लेन किया गया। भाषा और साहित्य की संस्कृति को संपूर्ण महत्व योगदान होता है, यही सारी चीज़ इसमें लिखी गई है। तो पूरा आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। इतिहास भी बताया गया 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय चेतना के पुनर्जागरण में संस्कृत और फारसी में किए गए अनुवाद साहित्य की गीता के विलियम ब्लैक को प्रेरणा प्रदान की, यूरोपीय समाज संस्कृति के संदर्भ किया, ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ है। गुड वन टेक्निक, कॉमेडी रिस्पॉन्स, शब्दों के थोड़े बहुत परिवर्तन के अनुकूलन के रूप में प्रयोग किया गया है। ब्लैक मनी, गोल्डन जुबली, 5 स्टार, वाइट पेपर शब्दनुवाद के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उसके भाव एवं विचार की तार्किक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। रचनाकार अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मक से अपने भावों के भाषा के जरिए व्यक्त करता है, जिन्हें समझने के लिए अनुवादक को अपनी मनोभूमि के तार साहित्यकार की मनोभूमि से जोड़ने पड़ते हैं। लेखक के वैचारिक धरातल में गहन रूप से प्रवेश करता है। वह इस कार्य को पराकाय प्रवेश के आधार पर संकल्प करता है। ये था इसका आंसर। तो पूरा ऊपर से नीचे तक आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर है, क्वेश्चन है पद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, विभिन्न विद्वान कविताओं के अनुवाद को लेकर विभिन्न विचार व्यक्त करते रहे हैं। जहां आधुनिक समय से में ग्रीक रचनात्मक होमर के अनुवादक मैथ्यू ऑर्गन मानते हैं कि अनुवादक को मूल के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होना चाहिए और कविताओं का अनुवाद करने के सहम कवि के पूरे मानस, उसकी सामाजिक मानसिक परिस्थितियां, उसकी शैली आदि को पूरी तरीके से अनुवाद के उचार देना चाहिए। इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है शिल्प और शैली के स्तर। शिल्प और शैली के स्तर यहाँ पे बोल की अब आजार है तेरे, बोल जबा अब तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जा अब तेरी है, फौज अहमद फैज, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल हिंदी में, इंग्लिश में, शीर्षक के स्तर पर। इसके बाद दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ होप इज़ द थिंग विथ फीचर बाय इमैनी डिक्सन। होप इज़ द थिंग विथ फीचर डैट, ये इसको एक कविता की तरह है ये पूरा। आशा एक चिड़िया का नाम है, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। होप इज़ द थिंग विच फीचर, हिंदी का अनुवाद यहाँ पे इंग्लिश में शीर्षक के स्तर पर इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ये भी आप पूरा कंप्लीट कर लेना। ये देखिए पूरी कविता लिखी है। आशा एक चिड़िया का नाम है, जो हमारी आत्मा को बसती है और गाती है निःशब्द गीत, और कभी रुकती नहीं, पल भर भी गीत मधुरम तुंद हवाओं से सुनिएगा, और तब भी जब तूफान भयंकर समूह हो। उस नन्ही सी चिड़िया को न कर पाया पस्त, जिसने सब से प्यार व गर्मजोशी बांटी हो। मैंने देखा सुना है कि प्रचंड ठंड के स्थानों में और धूल अपराता समुद्रों में भी, और घोर विपत्ति पर आने पर भी ठसने मेरे लिए कभी द्वार न अपने बंद किए। उसके बाद ये देखे शब्दों के स्तर पर दिया हुआ है। इस कविता के पंक्तियाँ लेकर समझाने का प्रयास किया गया है। इन 2 पंक्तियों का अनुवाद को ध्यान में दीजिए। और गाती है कि निःशब्द गीत, और कभी रुकती नहीं पल भर भी। अंग्रेजी कविता की ये पंक्तियों को जहाँ कवियत्री टून विदाउट द वर्ड कहा है, वही उसका अनुवाद करते हुए अनुवादक निःशब्द गीत का उपयोग करते हैं। स्पष्ट है कि अनुवाद करते समय अनुवादक का मूल उद्देश्य शब्द के स्थान पर शब्द रख देना नहीं, अपितु कविता के प्रति पूरी तरह न्याय करना था। अनुवादक ने केवल कविता की आत्मा को बचाया है, वही कविता के स्थायी भाव उदासी को पूरी तरह सहेजा है, जो कविता की शाब्दिक पंक्तियों से भीतर छिपा है। शिल्प की दृष्टि से ही अनुवादक ने बहुत सावधानी बरती। एमिली डिक्सन 1830 से 1886 के काव्यशिल्प के बारे में कहा गया है कि बेहद छोटी छोटी पंक्तियों में कविता लिखती थी। अनुवाद करते समय अनुवादक के कवियत्री के शिल्प के साथ ही पूरा न्याय किया गया है। मूल रूप से कहा जाए तो छोटी
पंक्तियों की कविता को एक दो छोटी पंक्तियों से अनुवाद किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट है खंडगांव। खंडगांव, इसमें आपको पता है 200 शब्दों में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो 7वां नंबर का आंसर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऐसी भाषा जो प्रशासन या राजकाय में प्रयुक्त होती है, इससे प्रशासनिक भाषा कहा जाता है। प्रशासनिक भाषा का स्वरूप सामान्य भाषा में भिन्न होता है। इसका समूचा स्वरूप सरकार की विशिष्ट कार्य प्रणाली पर आधारित है और यह कार्य प्रणाली के पीछे निहित सिद्धांतों में नियंत्रित है। वास्तव में सरकार एक अमृत सत्ता है। इसके अधिकारों का उपयोग किसी अधिकारी विशेष द्वारा नहीं वरन अधिकारी समूह द्वारा होता है। यह सरकारी तंत्र के विभिन्न अधिकारियों के बीच अलग अलग स्तरों पर विभाजित किए गए हैं। यही कारण है कि प्रशासनिक हिंदी विश्लेषण कार्यालयों हिंदी की संरचना के वास्तविक कार्यों का लोप होता है। यदि वास्तविक कर्ता के प्रयोग होता भी है तो अप्रत्यक्ष रूप में भी प्रतीक रूप में सरकारी अधिकारियों को निर्णय उसका निजी निर्णय ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। उसके बाद इसके पॉइंट दिए हुए हैं, बोधगम्यता एवं एकार्था, इसको एक्सप्लेन किया गया है। अर्थार्थक या सुझावपरक वाक्य प्रयोग, और एक है निवैयक्तिकता। तो तीनों में ये दिया हुआ है, विषय वस्तु के सीधे स्पष्टों में कहा जाने पर जिसे जरूरी है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को दिल्ली जल बोर्ड में एक पत्र लिखना होता है। पिछले 4 वर्षों में पानी का बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए अब उसे चेतावनी दी जाती है कि वो बकाया राशि भुगतान यथाशीघ्र करे, नहीं तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये होता है एकार्थक। उसके बाद है निर्वैयिकता। सरकारी तंत्र में अधिकारियों का वितरण सुनिश्चित क्रम में होता है, अतः प्रत्येक अधिकारी या तो उसके उच्चाधिकार के आदेश का पालन करता है। निम्न अधिकारी का आदेश होता है कि यह सरकार के निर्णयों की सूचना देता है। दूसरे शब्दों में सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेश में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। वह अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कुछ न कहकर निर्वृत्ति रूप में कहता है, जैसे पत्र भेजा जा रहा है। कार्यालय की व्यक्ति प्रशासन का अंग होता है, इसलिए कार्यालय के सभी पत्रादि प्रशासन की ओर में लिखे जाते हैं। और तीसरा है अर्थाकर्त या सूक्ष्मपरक वाक्य प्रयोग। इसमें दिया गया है, प्रशासनिक तंत्र के कर्मचारियों की कई श्रेणियां होती है। कई अधिकारी होता है, कोई उसके अधीनस्थ कर्मचारी, फिर अधीनस्थ कर्मचारी के नीचे भी कोई अन्य कर्मचारी होता है। इसके बीच आदेशों का आदान प्रदान होता है। प्रशासनिक व्यवस्था में आदेश की परंपरा होने के कारण अर्थात सुझावपरक वाक्यों का अधिक प्रयोग होता है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, जिसका आंसर यहाँ पे दिया गया है 200 शब्दों में। प्रशासनिक अनुवाद की मूलभूत क्या है? तो इसको सरल भाषा में प्रयोग, विविध रुद्धिबद्ध रूपों का निर्वाह, ये 2 पॉइंट हैं। तीसरा है सही पर्याय प्रयोगों का आवश्यकता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले या लिख लीजिए पॉज करके। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सही पर्याय प्रयोग की आवश्यकता। ये 3 चीज़ इसमें दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अतः लास्ट में है 9वां क्वेश्चन, जो कि आखिरी है। सॉरी, 9वां 10वां 2 है अभी। 9वें में क्या कह रहा है आइए जानते हैं। परिभाषिक शताब्दी के अभिलक्षण पर टिप्पणी कीजिए। इसमें परिभाषिता, असमानता और अपरिष्टता। तो इस पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, इसको कर लीजिए। ठीक है, और विशिष्ट नियत अर्थ के संवाहक। उसके बाद है विषय सापेक्षता, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है परिभाषिक शताब्दी निर्माण के तकनीक पर प्रकाश डालिए।
ठीक है। इसमें शताब्दी निर्माण की दिशा में पहला प्रयास यह रहता है कि अवधारणा और व्यवहारिक अर्थ को व्यक्त करने वाला अपने भाषा भंडार में उपलब्ध पर्याय का चयन किया जाए जिस शब्दों के लिए हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं में पर्याय प्रचलित इसके लिए। तो ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है। इसमें अग्रीकृत, अनुकूलन और नवनिर्माण और अनुवाद 4 चीज़ें से ये एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। काफ़ी मेहनत से मैंने ये पीडीएफ बनाया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको किसी प्रकार का कोई पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8447410183 या व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।